हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, जो कि आपका सीक्वेंस के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के लेक्चर पूरे लेक्चर में हम जानेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसको बोलेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के किसको बोलेंगे, उसके बाद ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होगा, और किसी भी सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ये सारी चीज़ें इस पूरे लेक्चर में जानेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि क्या क्या है। तो कह रहा है कि कोई भी सीक्वेंस को कन्वर्ज होने का क्या कहाँ क्राइटेरिया है। तो कहता है कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ़ इट हैज़ ए लिमिट। अगर किसी भी सीक्वेंस को लिमिट है तो वो क्या कहला जाएगा, आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, पहला ये है। दूसरा कह रहा है कि ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट एंड दैट टू द लिमिट एल इटसेल्फ। मतलब कह रहा है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है उसको क्या हो जाए कि उसको मतलब सीक्वेंस यूनिक लिमिट पॉइंट हो जाएगा, तब उसको क्या हो जाएगा, वो सीक्वेंस को मतलब वो सीक्वेंस कहला जाएगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और उसका लिमिट जो हो जाएगा वही जो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा उसका लिमिट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बॉन्डेड। ठीक, तो सबसे पहला बात तो ये दो पॉइंट आपको जो बताया उस पर है कि कह रहा है कि एक तो पहला कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो उसको क्या हो जाएगा कि मतलब लिमिट होगा तो वो कन्वर्जेंट कहा जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कन्वर्जेंट तब होगा, इसमें केस लगाया हुआ है कि अगर उसको मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट हो जाए तब वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, और वो जो लिमिट पॉइंट यूनिक लिमिट पॉइंट है वही उसका लिमिट हो जाएगा। तीसरा कहता है ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बॉन्डेड बॉन्डेड नॉट कन्वर्सली। कह रहा है कि अगर कोई भी सीक्वेंस क्या हो जाए कन्वर्जेंट है तो वो बॉन्डेड होगा, और कोई सीक्वेंस बॉन्डेड है तो वो नेसेसरी नहीं है कि वो आपका कन्वर्जेंस हो। ठीक है, इन तीन पॉइंट जो है, इन तीन पॉइंट को आपको मैं एक बार एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि कोई भी सीक्वेंस को लिमिट होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जैसे मान चलिए कि एक सीक्वेंस जो सबसे फेमस और अभी तक के जितना भी लेक्चर दिए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब फेमस और सबसे ज़्यादा यूज जो किया गया है उसको, तो ये आपका है 1/n। तो इसका हम जान रहे हैं कि इसको क्या है कि लिमिट है, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an बराबर क्या है 1/n, तो ये क्या हो गया आपका 0। तो इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस को लिमिट है तो ये क्या हो गया, आपका कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, दूसरा कहता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस को लिमिट जो होगा वो लिमिट पॉइंट यूनिक लिमिट पॉइंट हो जाएगा, तब उसमें क्या हो जाएगा इसका कि ये आपका जो हो जाएगा सीक्वेंस क्या कहला जाएगा कि मतलब कन्वर्जेंट कहला जाएगा। और क्या है कि कन्वर्सली है कि किसी को यूनिक लिमिट पॉइंट होगा बट वो क्या हो जाएगा कि मतलब कन्वर्जेंट नहीं होगा, उस भी केस को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला काम करते हैं कि इसको सेकंड पॉइंट को आपको समझाने के लिए इसी वाले सीक्वेंस को ले लेते हैं। तो इस वाले सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि मतलब ये 1/n जो है इसको क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट जो है, हमने देखा था पिछले क्लास में कि इसको एक ही लिमिट पॉइंट है, यूनिक लिमिट पॉइंट क्या है आपका 0। तो इसका मतलब हो गया, इसका हो गया आपका, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। अब कहता है कि कन्वर्स हमको दिखाना है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसको क्या हो जाए यूनिट लिमिट पॉइंट हो बट वो क्या करे, कन्वर्ज ना करे। जैसे मान के लिए कि आपको हमने बताया था, याद होगा तो ए सीक्वेंस जो है an और वेयर an इज इक्वल टू क्या था कि आपका ये होता है 4। कब होता है, इफ n इज 1 और प्राइम, और क्या हो जाएगा, अदरवाइज ये हो जाता है n अदरवाइज।
अदरवाइज 1 होगा। तो इसको जब ओपन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला कि n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 तो 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरी बार क्या हो जाएगा इसका तो इसका दूसरा बार हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि ये सीक्वेंस इतना है और इसका दूसरा 2 लेंगे तो 2 भी क्या है आपका प्राइम है तो वहाँ भी 4 हो जाएगा। 3 भी प्राइम है 4 हो जाएगा। 4 के जगह पर तो अदरवाइज में जो भी है 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 में क्या है 5 भी प्राइम है तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 6 प्राइम नहीं है तो 6 हो जाएगा। 7 प्राइम है तो उसके बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उस तरह से आपका 7 के बाद 8 प्राइम नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह करके ये सीक्वेंस बना। तो अब देख रहे हैं क्या कि इस सीक्वेंस में आपका कि एक ही लिमिट पॉइंट हुआ, ये 4 यूनिक लिमिट पॉइंट क्या हुआ, यूनिक लिमिट पॉइंट हुआ। बट इसमें क्या हो जाएगा यूनिट पिन लिमिट पॉइंट होने के बाद भी इसका कन्वर्जेंट नहीं मतलब ये हो गया आपका यूनिक लिमिट पॉइंट 4 हुआ बट द सीक्वेंस an is not convergent, ये कन्वर्जेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि मतलब आपको एग्जाम्पल से ये हमने बता दिया कि कोई भी सीक्वेंस को क्या हो जाए कि मतलब ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तब उसको क्या हो जाएगा कि यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। बट यूनिक लिमिट पॉइंट है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ओके, तो हमने इसका एग्जाम्पल भी लेकर के ये 2 पॉइंट को क्लियर कर दिया, पहला और दूसरा। अब तीसरा के सीक्वेंस कहता है इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इज बॉन्डेड। अब कह रहा है कि कोई भी सीक्वेंस जो है आपका कन्वर्जेंट है तो उसको बॉन्डेड होना ही पड़ेगा। जैसे देखिए इस वाले केस में इसी में आपको दिखाता हूं उसका। देखिए तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, जैसे मैं जान रहा हूं कि 1/n जो है ये सीक्वेंस क्या है कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट है तो इसका देखिए कि हर मतलब ये कैसा शुरू होता है 1/2 इस तरह करके 1/3 इस तरह करके जाएगा। तो इसका देखिए an जनरल टर्म जो है कि लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 होता है और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इसका मतलब है कि बॉन्डेड सीक्वेंस क्या है कन्वर्जेंट है तो ये बॉन्डेड है। बट कन्वर्सली इज नॉट ट्रू। अब कन्वर्स के लिए आपको दूसरा एग्जांपल देकर के दिखाता हूँ कि जैसे -1n है इसको, तो इसको ओपन कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए ये हो जाएगा -1 उसके बाद फिर -1 -1 इस तरह करके ये जा रहा है। तो अब देखिए कि क्या हो रहा है कि इसका an जो है जनरल टर्म लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये सीक्वेंस क्या है कि आपका बॉन्डेड तो है बट दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो इट मीन्स कि व्हेनेवर a sequence is convergent then it is bonded, but a sequence which is bonded it is not necessary that sequence is also convergent। ठीक है, तो इसका कन्वर्स भी हमने दोनों का दिखा दिया। तो पहले सीक्वेंस में हमने देखा इससे क्या हो जाएगा कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हम जान रहे हैं कि वो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट है तो वो बॉन्डेड होगा। बट कोई सीक्वेंस बॉन्डेड है तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब कुछ 2 थ्योरम है उस पर चर्चा कर रहा हूँ और उसका भी एग्जाम्पल करता हूँ। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या है कि पहला है ये a bonded sequence is convergent if and only if it has unique limit point। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि a sequence is convergent then it is bonded। तो मतलब कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बॉन्डेड होगा। तो उसका तो एक पार्ट दिया हुआ है कि एक तरफ से होता है दूसरी तरफ से नहीं होता है। बट ये थ्योरम ये मतलब एश्योर करेगा कि कौन बॉन्डेड सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो वही कहता है कि ए बॉन्डेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज
यूनिक लिमिट पॉइंट। अगर कोई भी सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाए, बाउंडेड है और उसको यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, तब वो क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंट होगा। और कोई भी मतलब कोई सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है और उसको एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो जाएगा, तो वो आपका मतलब कन्वर्जेंट नहीं होगा। आप इसी से देख सकते हैं जैसे ये क्या है कि 1/n, ठीक। तो ये वाला सीक्वेंस आपका क्या है कि बाउंडेड भी है, an लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0, बाउंडेड है। और इसको कितना लिमिट पॉइंट है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, यूनिक लिमिट पॉइंट 0 यूनिक लिमिट पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अब देखिए इसी में क्या है कि इससे पहले जो हमने लिया था उसी को देखते हैं n। तो इस वाले सीक्वेंस में ये क्या है, ये भी बाउंडेड है, बट आपका क्या है, बाउंडेड तो है बट इसमें दो लिमिट पॉइंट है। क्यों दो मतलब लिमिट वाला चैप्टर में हमने बताया था कि किसी भी सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म्स जो है किसी भी नंबर के नेबरहुड में आ जाता है तो उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए -1 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस का जितना भी ऑड टर्म पर मतलब टर्म है सबका सब इसके नेबरहुड में आ जाता है, और जितना भी इवन टर्म है वो सबका सब 1 के नेबरहुड में आता है। तो इसका मतलब -1 और 1 इसका क्या हो गया, ये आपका लिमिट पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस को क्या हो गया, एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट। तो ये क्या हो गया आपका कि मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं हुआ, तो इसलिए ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। दूसरा थ्योरम कहता है कि कोई भी ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। अब कह रहा है कि कोई भी सीक्वेंस जो है क्या है, जो आपका मोनोटोनिक है, तो वो मोनोटोनिक है तो अगर वो बाउंडेड हो जाएगा तब उसमें क्या हो जाएगा आपका कि मतलब वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देखिए अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो सकता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर कोई सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं से शुरू तो हुआ होगा, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो क्या होगा कि कहीं न कहीं से शुरू होगा। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे देखिए इसी वाले सीक्वेंस में -1/n वाला सीक्वेंस में 1/n वाले सीक्वेंस में ये क्या हो रहा है कि 1, 1/2, 1/3 इस तरह करके जा रहा है ये। तो ये चूंकि क्या है, मोनोटोनिकली की डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका मतलब है कि इसका तो अपर बाउंड है ही, और लोअर बाउंड अगर हम किसी भी सीक्वेंस का दिखा दें तब वो क्या हो जाएगा आपका कि वो सीक्वेंस चूंकि एक बाउंड मतलब बाय डिफॉल्ट अगर कोई सीक्वेंस क्या है कि डिक्रीजिंग है तो उसका अपर बाउंड तो हमको पहले से मालूम है, और उसका अगर लोअर बाउंड मिल जाएगा तब वो क्या हो जाएगा हमको कि बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा, और वो मोनोटोनिक है तो फिर क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस। उसी तरह कह रहा है कि अगर कोई भी सीक्वेंस इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड एबव एंड कन्वर्ज टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड। मतलब कह रहा है कि कोई सीक्वेंस क्या हो जाए कि आपका मतलब इस तरह से हो जाए कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होने के साथ साथ वो क्या हो जाए कि बाउंडेड एबव हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और उस कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, अपने सुप्रीमम पर, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए जैसे इसमें एक सीक्वेंस मैं लेता हूँ, देखता हूँ, आपको ट्राई करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ले लीजिए सीक्वेंस 1 - 1 टू द पावर n/n। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो n का वैल्यू 1 रखे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 और ये माइनस, तो माइनस और 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा कि 1 माइनस ये इसके कारण से प्लस हो जाएगा, प्लस के कारण से माइनस 1/2। उसके बाद तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 3 पावर रखेंगे तो माइनस 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 प्लस 1/3। उसके बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 4 पावर तो प्लस माइनस 1/4, इस तरह करके जाएगा। अब देखिए इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि इसको लाइन पर ड्रॉ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ।
एक तो सबसे पहला तो 1 प्लस पहला टर्म जो हो गया इसका क्या हो गया 1 + 2, तो 2 हो गया, ये यहाँ पर रखिए 2। उसके बाद क्या हो रहा है कि 1 से कहीं 1 से समथिंग रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, तो 1 से जैसे घटेगा तो इसको ऐसा कर दीजिए 1 और ये 0 हो गया, ठीक। तो क्या हो रहा है कि 1 से हाफ घटा, तो मतलब यहाँ पर कहीं दूसरा टर्म जो हो गया A2 आपका यहाँ आ गया, ठीक। A3 क्या हो रहा है कि 1 में समथिंग ऐड हो रहा है, तो 1 में ऐड हो रहा है तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर क्या हो रहा है, इससे छोटा घट रहा है, तो इसका मतलब ये फिर कहाँ से, मतलब 1 से हाफ घटा था, हाफ हुआ, उससे छोटा घटेगा तो ये यहाँ आएगा। इस तरह करते धीरे धीरे देख रहे हैं क्या कि ये सीक्वेंस जो है मतलब एकदम से कंसंट्रेट होकर के कहाँ पर जा रहा है 1 पर जा रहा है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो हो गया आपका क्या हो गया कि मतलब धीरे धीरे करते करते ये 1 की तरह मतलब 1 की तरफ कंसंट्रेट हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये सीक्वेंस जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और धीरे धीरे कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पर, और इसका अपर बॉन्ड इसको अपर बॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब इसको कहाँ पर ये हो रहा है आपका 1 पर ये जा कर के कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और दूसरा सीक्वेंस आपको हमने बताया कि कौन सा 1/n वाला, तो वहाँ से ये चीज़ें हो गया, तो ये सुप्रीमम पर करेगा, और नहीं ये सुप्रीमम नहीं हो पाया। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको ट्राई करके देखता हूँ। हाँ, तो ये हो गया कि मतलब दो चीज़ें कि इसमें अगर कोई सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो वो क्या अगर इंक्रीजिंग होगा तो वो अपने मतलब कन्वर्ज करेगा, और कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, अपने लिस्ट अपर बाउंड पर, मतलब सुप्रीमम पर। और दूसरा सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बॉन्डेड हो जाए, तब वो क्या करेगा अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फीमियम पर कन्वर्ज करेगा। तीसरे थ्योरम ये बोल रहा है कि if a CPS of n convergence sequence if a CPS of convergence sequence then same limit converge if a CPS of an converge to the same limit then the sequence an is convergent। CPS का मतलब होता है complementary pair of subsequences, ठीक है। तो मतलब हो गया कि वैसा दो सब सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस का जो कि पूरे सीक्वेंस को मतलब यूनियन करने पर पूरा सीक्वेंस आ जाए और इंटरसेक्शन करने पर फाई हो जाए, ठीक है। दो सीक्वेंस मिलकर के पूरे सीक्वेंस को फॉर्म कर दे तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। ये कह रहा है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जो CPS होगा वो क्या करेगा, सेम लिमिट पर कन्वर्ज करेगा, और इतना एंड कन्वर्ज इज कन्वर्ज, मतलब CPS जैसे देखिए इसमें इस वाले 1/n लिए, तो इसमें क्या हो गया कि इस वाले सीक्वेंस में आप देख रहे हैं कि इसका दो CPS निकालते हैं, एक हो जाए A2n, मतलब क्या हो गया कि जितना भी इवन टर्म होगा उसका, तो इवन टर्म क्या हो गया कि 2 A2 A4 A6, तो A2 क्या हो जाएगा 1/2, A3 मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा A4 1/4 1/6, इस तरह करके जाएगा। दूसरा ले लेते हैं A2n-1 मतलब ऑड वाला, तो ये क्या हो जाएगा A1 1/3 1/5 1/6, इस तरह करके। तो ये दोनों ये हो गया क्या, कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस ऑफ द सीक्वेंस an, and we see that both the subsequences converge to 0, मतलब 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। तो इसका भी लिमिट क्या हो गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी A2n, ये किसके 0 के बराबर होता है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी A2n-1 ये भी 0 की तरफ होता है। क्यों ऐसा हो रहा है आप खुद में भी रियलाइज कर सकते हैं कि कोई सीक्वेंस है, मतलब वो क्या हो रहा है कन्वर्ज कर रहा है किसी नंबर पर, तो उसका उसी से टर्म से हम जब सीक्वेंस बनाएंगे सब सीक्वेंस बनाएंगे तो वो भी तो ऑब्वियस उसी अति पर कन्वर्ज करेगा। तो ये क्या हो गया कि दोनों कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस जो है कन्वर्ज कर रहा है सेम लिमिट पर। इसका मतलब जो है इसका जो सीक्वेंसेस होगा 1/n वो भी क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है।
अब लास्ट वाला ये कह रहा है कि इफ ए सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट देन इट्स एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। अब जैसे इसी वाले में क्या हो रहा है, इसको कोई भी सब सीक्वेंस इसका लेते हैं तो वो सब का सब क्या हो जाएगा, ये कह रहा है ये सीक्वेंस कन्वर्ज टू द सेम इज कन्वर्जेंट एवरी सब सीक्वेंस, मतलब इसका कोई भी सब सीक्वेंस आप निकाल के देख लीजिए वो क्या हो जाएगा आपका 0 पर ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसका एक रिवर्स मतलब वो देता हूँ एग्जांपल जो इस पर क्या करे, इसको सेटिस्फाई नहीं करे और वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। जैसे देखिए एक सीक्वेंस आपको दिखा रहा हूँ कि आप ले लीजिए -1 टू द पावर n, तो इसका अगर a 2n निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 1 इस तरह करके जाएगा। a ऑड वाला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 -1 -1 -1 इस तरह करके जाएगा। तो इसका जो हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a 2n, ये कहाँ पर हो रहा है 1 पर, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a 2n -1, ये कहाँ -1 पर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका दो सब सीक्वेंस जो है दोनों का दोनों डिफरेंट लिमिट कंटेन कर रहा है, मतलब इसका दोनों है दोनों का दोनों लिमिट जो है डिफरेंट है। तो इसका मतलब इसका जो सब सीक्वेंस जिसका ये सब सीक्वेंस है वो भी क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, ये दोनों कन्वर्ज तो कर रहा है बट डिफरेंट वैल्यू पर कर रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा जिसका ये सब सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरे कहानी की आपका कि सब सीक्वेंसेस का किसको सब सीक्वेंस कौन सा कोई सीक्वेंस जो है उसको कन्वर्जेंट कैसे कहेंगे, ये कैसे लेते हैं ये थ्योरम सब। अब देखिए क्या है कि अब टेक्निक क्या है कि ये तो हो गया कि जो सब सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस को कैसे कन्वर्जेंट बोलते हैं। अब हमको कह रहा है कि इसको निकालने का टेक्निक क्या है कि किसको कैसे प्रूफ करना या फिर दिखाना है। तो अगर कह रहा है कि डायरेक्ट आप किसी भी सीक्वेंस का लिमिट निकाल दीजिए और वो क्या हो जाए फाइनाइट वैल्यू हो जाए, तब वो क्या हो जाए कि आपका लिमिट सीक्वेंस कन्वर्जेंट का हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बराबर l कोई फाइनाइट नंबर हो जाए, तब ये क्या हो जाएगा आपका कि ये सीक्वेंस क्या कहला जाएगा आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि कोई भी सीक्वेंस को आप क्या कीजिए, सीक्वेंस अगर आपको ये लग रहा है कि वो मोनोटोनिक है तो उसको अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो उसका अपर बाउंड हम दिखा देंगे। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और वो अपर बाउंड दिखा देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा बॉन्डेड सीक्वेंस, और बॉन्डेड सीक्वेंस और इंक्रीजिंग हो गया तो वो क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट हो गया। उसी तरह अगर कोई भी सीक्वेंस क्या हो जाए कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए और उसका लोअर बाउंड दिखा देंगे तब वो क्या कहला जाएगा आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ और उसका लोअर बाउंड दिखा दिए तो वो क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया और आई थिंक समझ में आओ। अब इसके बाद आपको जो दिखा रहा है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद तब फिर कंसिक्वेंटली आपको दिखाएंगे कि ऑसिलेटरिंग सीक्वेंस क्या होता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर इसको एग्जांपल लेकर के डिटेल से फिर से समझेंगे। ठीक, तो क्या रहा है कि अ सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इफ इट्स लिमिट इज इनफाइनाइट, वो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी डजंट मीन इफ देयर लिमिट इज इन्फिनिटी, चाहे इधर इट इज पॉजिटिव इंटीजर इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ए सीक्वेंस an is said to be divergent to plus infinity if for each positive real number k there exists a positive integer m such that an जनरल टर्म कोई भी सीक्वेंस का किसी भी रियल नंबर से हमेशा ग्रेटर होगा, तब वो क्या हो जाएगा आपका कि किसी भी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू किसी भी टर्म के बाद से
कोई मतलब किसी टर्म के बाद से कोई रियल नंबर के बाद सारे के सारे उसका टर्म क्या हो जाए, ग्रेटर देन मतलब कोई नंबर से हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा, आपका सीक्वेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस टू प्लस इन्फिनिटी, एंड अ सीक्वेंस ए इज सेड टू बी डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी इफ फॉर ईच नेगेटिव real number k there exists a positive integer m such that such that a n less than k, मतलब जो नेगेटिव नंबर k होगा, रियल नंबर k फॉर ऑल एन ग्रेटर। इसका दो एग्जांपल लेते हैं, दोनों एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो 1/n ले लेते हैं, दूसरा सीक्वेंस लेते हैं -n², ठीक। तो इस वाले में देखिए इसको क्या हो रहा है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके जा रहा है ये। अब देखिए क्या हो रहा है, कोई भी टर्म ले लीजिए आप, जैसे मान के चलिए कि जो k का वैल्यू, m का वैल्यू हमने क्या लिया 7 ले लिया, ठीक है। तो m का वैल्यू 7 लिया तो मतलब सातवें टर्म के बाद से आप देखिए सातवां टर्म क्या है 7 है, तो a7 आपका क्या हो जाए, a7 क्या है आपका 7 है। अब देखिए इसके बाद से मतलब एक कोई नंबर ले लिए, मतलब ये नंबर ले लिए, तो a8 a9 a10 इस तरह करके। अब देखिए सारे का सारा वैल्यू आपका क्या हो रहा है कि मतलब आपका k से, या फिर ऐसा कीजिए 7 एक नंबर ले लिए, तो 7 से देखिए सबका सब ग्रेटर है कि नहीं, तो a8 के जगह पर क्या हो जाएगा 8 9 10 11, ये सब का सब क्या हो रहा है कि 7 से ग्रेटर हो गया, तो तब इसका मतलब क्या हो गया, ये सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, आपका प्लस इन्फिनिटी पर। और ऐसे भी देखिए इसका लिमिट लगाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, और an बराबर क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी पर हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब हो गया कि ये डाइवर्ज कहाँ कर गया, प्लस इन्फिनिटी पर, और ये सीक्वेंस क्या हो गया आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस। दूसरे वाले में इसमें देख रहे हैं क्या, तो इसको ओपन कीजिए तो देखिए क्या हो रहा है, इसको 1 का -1, उसके बाद 2 का 4 -3 9, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका 9 के बाद हो जाएगा आपका 16 के बाद हो जाएगा 25, उसके बाद 36 इस तरह करके जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि m का वैल्यू आप कोई अपने मन से चूज कर लीजिए। सपोज दैट हमने क्या कर लिया कि m का वैल्यू क्या लिए 10 ले लिए, ठीक है 10 ले लिया। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि मतलब इसका क्या हो गया कि यहाँ देखिए ये कह रहा है कि m का वैल्यू जैसे ही 10 लिए तो इसके मतलब 10वें टर्म से या 10वें टर्म के हर बाद वाले हर टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका कि कोई नंबर ले लेते हैं, मान चलिए कि जो हमने ले लिया माइनस का 16। अब देखिए माइनस के 16 से हर नंबर देखिए क्या है छोटा है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस इसका क्या m10 लिए तो 10 के मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, माइनस का 100, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 100 के बाद आपका आ जाएगा 11 तो 100 माइनस का 111 144 माइनस का 169, ये सब का सब क्या हो रहा है कि देखिए 16 से क्या छोटा है कि नहीं है। तो हमको एक कैपिटल ये हो गया आपका k जो निगेटिव है, और उसके बाद m का वैल्यू हमने 10 ले लिया। इसके बाद देखिए जो भी टर्म आता है वो सब का सब इससे छोटा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये कहाँ पर कन्वर्ज कर जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी पर। तो इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -n², तो ये क्या हो जाएगा माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² बराबर माइनस का इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, इस सीक्वेंस जो हो गया माइनस इन्फिनिटी पर
डाइवर्ज कर गया। तो हमने देखा कि कोई भी सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा कि डाइवर्ज होगा या कन्वर्ज होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि उसमें कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर से हर टर्म उसका ग्रेटर हो जाए तब फिर उसको क्या बोल देंगे कि वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गया, और कोई भी निगेटिव नंबर से हर टर्म उसका छोटा हो जाएगा तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, माइनस निगेटिव पर। तो मतलब इसका सीधा हो गया कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस तब कहेंगे कि जब उसका लिमिट क्या हो जाए, इन्फिनिटी, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, तब उस तरह के सीक्वेंस को क्या कह देंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, लास्ट अब जो डिस्कस करने के लिए बच गया आपको एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस बच गया, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होता है। चलिए तो अब देखते हैं कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, इस पर चर्चा करता है। तो कहता है कि ए सीक्वेंस नाइदर कन्वर्ज टू ए फाइनाइट नंबर नॉट डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, देन इट इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरिंग सीक्वेंस। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई भी सीक्वेंस क्या हो जाए कि वो ना तो कन्वर्ज करे और ना ही डाइवर्ज करे प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पर, देन दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। दूसरा कहता है ए बॉन्डेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज इज सेड टू बी ऑसिलेटरी फाइनाइटली। अगर कोई सीक्वेंस क्या हो जाए कि आपका बॉन्डेड हो जाए, बॉन्डेड है और वो क्या हो जाए, कन्वर्ज नहीं करे, तो वो इनफाइनाइट टाइम्स तक कन्वर्ट क्या करेगा, फाइनाइट टाइम्स तक आपका ऑसिलेट करेगा। और कहता है कि एन अनबॉन्डेड सीक्वेंस विच डज नॉट डाइवर्ज इज सेड टू बी आपका क्या हो जाएगा, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। अगर कोई भी अनबॉन्डेड सीक्वेंस है और वो क्या हो जाए, कन्वर्ज नहीं करे, मतलब डाइवर्ज नहीं करे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर, तो वो इनफाइनाइटली टाइम्स क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तब फिर आपको इससे देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो देखिए जैसे ये ले लीजिए -1 टू द पावर n। तो ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस को अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 1 -1 1 1 -1 -1 इस तरह करके ये जाएगा। अब देखिए इस सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस जो है आपका बॉन्डेड है 1 से और -1 से, बॉन्डेड हो गया। और बॉन्डेड होने के बाद भी ये क्या कर रहा है कि मतलब हम जान रहे हैं कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट नहीं है और बॉन्डेड भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। और कैसे ऑसिलेट करेगा, देखिए आपको दिखाते हैं। ये इस तरह से आप देखिए, ये देखिए यहाँ से इस तरह से, ये चूँकि क्या होता है, सीक्वेंस भी आपका फंक्शन है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 1 तक, और मिनिमम वैल्यू -1। जैसे देखिए x मतलब ये जो है नेचुरल नंबर, यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 पर जाएगा, ये 1 है, तो 1 पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका -1 होगा। ठीक है, तो -1 हो गया, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। दूसरे बार क्या कर रहा है, फिर ये कह रहा है कि n का वैल्यू जैसे 2 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1 रखे और यहाँ पर -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2 दूसरा पॉइंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा लेंगे फिर क्या हो जाएगा आपका, ये इस जगह ये 1 ये 2, ये अगर 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है, एक बार यहाँ जा रहा है, एक बार यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह करते हमेशा। और चूंकि इसका कंटिन्यूस ग्राफ नहीं बनेगा, ये डिस्क्रीट है, तो ये मतलब सिर्फ पॉइंट ग्राफ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ, चौथा पॉइंट यहाँ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है कि मतलब हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, बट वो कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। और फाइनाइट टाइम्स मतलब ये -1 और 1 दो ही पॉइंट पर क्या कर रहा है, ये आपका मतलब ऑसिलेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका ये हो गया आपका ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। और ये कहाँ -1 और 1 पर ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस का हो गया। आई होप आपको ये पूरा सीरीज मतलब लेक्चर जो है आपका सीक्वेंस का, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो या कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट हो, हमें लगता है कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है,
तो आई होप कि आप पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे और कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट लगा और इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगता है मतलब किसी भी लेक्चर को पूरा कंप्लीट करने में, तो आप ज़रूर हेल्प करें, ज़रूर सहयोग करें कि आप कम से कम लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जहाँ तक भी हो इससे समझने की कोशिश कीजिए, और जहाँ भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, फिर अगले लेक्चर के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।